नमस्कार दोस्तों, आज टॉक विद गज्जू चैनल पर राजस्थान की बहुत ही मशहूर गायक कलाकार शख्सियत आपके सामने प्रस्तुत है, जिनको आपने बहुत बार गानों में सुना होगा, उनके वीडियोज में सुना होगा। आज उनके जीवन के बारे में आप सबको रूबरू करवाते हैं। आज हमारे साथ हैं श्री कृष्ण सांवरिया जी, नीमका थाना से। कृष्ण जी, आपका गज्जू विद टॉक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप हर समय निकाल के हमारी स्टूडियो में पहुंचे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। कृष्ण जी, एक थोड़ा आपकी जीवनी के बारे में जानना चाहते हैं कि आपने ये म्यूजिक इंडस्ट्री में कैसे कदम रखा और कहां से आपने राजस्थानी भाषा में शुरुआत करी? ये देखिए सर कि मैं बचपन से ही मतलब 2-3-4 साल का था, तो जैसे घर वाले बताया करते हैं कि मैं गाने में रुचि रखता था, बिल्कुल शौक था। जैसे पहले हमारे जितने भी राजस्थान के सुपरस्टार जो बड़े बड़े कलाकार थे, उनकी कैसेटें बजती थी टेप रिकॉर्ड में। डीवीडी वाली? डीवीडी का जमाना नहीं था। अच्छा। सीडी डीवीडी का जमाना नहीं था, उस टाइम पे कैसेट का जमाना था। अच्छा। एक टेप रिकॉर्ड हुआ करता जिसके अंदर हम सेल डाल के चलाया करते। अच्छा। और आज भी वो मेरे घर पे है, कैसेटें भी है और टेप रिकॉर्ड भी है, डेक भी है, रखा है, रेडियो भी है। तो बचपन से शौक था गाने का। तो वहीं से आपने शुरुआत किया है? वहीं से शुरुआत। तो राजस्थानी भाषा में आपने कैसे कदम रखा फिर? राजस्थानी भाषा में जैसे बता रहा हूँ, जैसे हमारे कलाकार थे राजस्थान के बहुत अच्छे अच्छे, सुपरनाथ सिंह जी, अच्छा, शेखावत जी, फिर भगवान साई जी सैन और गोपीराम जी धनोता, राजेंद्र राव जी, ये काफी जैसे उनकी कैसेटें सुनता था बचपन से ही। एक टेप रिकॉर्ड था घर में, जो भाई साहब मेरे बड़े भाई है वो लेकर आए थे। तो मैं क्या है, बचपन से चंचल था। अच्छा। तो उनको छेड़खानी भी करता था कि ये कैसे चलती है, कैसेटें कैसे बजती है, इसके अंदर कौन गा रहा है। अच्छा। जैसे लगभग 4-5 साल से घर वाले बताते हैं, लेकिन मेरे को याद नहीं है। लेकिन जब मैं 8-9 साल का हुआ तब मुझे अच्छा ज्ञान हो गया था उस टाइम पे। और सभी कैसेटों में जो धार्मिक भजन उस टाइम के क्या होते, जैसे हमारे फिल्मी गाने चलते थे और धार्मिक भजन जो अपने राजस्थानी चलते थे, हरियाणवी रागनी चलती थी, तो वो रेडियो पे चलती थी। उनकी पूछ की कैसेटें नहीं थी हमारे पास। ऐसे ऐसे बचपन में फिर शौक लग गया उनको सुन सुन के, और चाव बढ़ गया कि मैं भी मतलब इनकी तरह गाऊं। तो मैं बैठा बैठा उनको देख देख के सुन सुन के, मतलब एक कोने में बैठ के छुप के मोटिवेशन मिला। वहां से फिर मोटिवेशन हुआ कि मिला कि भाई हाँ, मैं मतलब गाने की इच्छुकता बढ़ गई। मतलब वहां से आपके गानों में है ना बहुत सी चीजें देखी है, जैसे राजस्थानी गानों में मुख्यतः तो आपके गाने राजस्थानी में ही आते हैं। उनमें हमने सैड सॉन्ग, डीजे सॉन्ग और भक्ति वाले गाने भी आपके देखे हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन कैसे बैठता है तीनों का? आप ये तो देखो माँ सरस्वती की कृपा है अच्छा। मेरे ऊपर, और एक सभी का प्यार आशीर्वाद मिला। जब अब सैड सॉन्ग शुरू करे, भजन शुरू करे, शुरू के अंदर तो जब मैंने म्यूजिक सीखा, उसके बाद में स्टूडियो अपना खुद करने के बाद में मैंने ये सैड सॉन्ग मतलब और भजन शुरू करे थे। उससे पहले जैसे डीजे के गाने भी निकाले, काफी सॉन्ग निकाले मैंने कहीं कहीं स्टूडियो में जाके। अच्छा, पहले अपना स्टूडियो नहीं था ना? नहीं, पहले स्टूडियो नहीं था। तो पहले आप सिंगिंग ही करते थे? हाँ हाँ। आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? फेवरेट गाना मेरा जो ज्यादा चला है, लोकप्रिय गाना चला था, जैसे शुरू के अंदर चला था मेरे, श्याम थाई मोटी मोटी आंख। अच्छा। जो डीजे पे मेरा पहला ही भजन मानो। अच्छा, वो पहला भी था? हाँ। और चला भी वही था? वही चला, मतलब शुरू मैंने वो गाना वहां गाया था भीलवाड़ा। अच्छा। जो अपने श्री राजू जी का स्टूडियो है, मेवाड़ी ब्रदर्स। अच्छा। तो वहां पे मैंने 3 गाने रिकॉर्ड करे। पहले मैंने 2 गाने रिकॉर्ड किए, तो मैंने तीसरा गाना सुबह हो गई थी, तो मैंने उनसे कहा राजू जी से, सर अब मैं जाऊंगा, ट्रेन बताओ कौन सी है। तो बोले कि 6:30 बजे की ट्रेन है। तो फिर जब मैं निकला स्टूडियो से 2 गाने रिकॉर्ड करके, तब मैं सोचा कि श्याम जी का सीजन आ रहा है, फरवरी का महीना था वो। तो सोचा एक श्याम जी का भजन भी अपन रिकॉर्ड करके चलते हैं। तो मैंने तुरंत ही वो गाना लिखा
एक बाहर मतलब जब मैं निकला तो एक दुकान के ऊपर एक दुकान थी, उसके ऊपर एक गाना चल रहा था, ढक्कन खोल डाटो खोल, अच्छा बोतल बियर सारी पीनी। अच्छा। वो मेरे दिमाग में उसकी मतलब उस कंपोज से मिलती जुलती है ही अपने। हाँ, लिरिक्स श्याम मिल थारी गई मोटी वहाँ से मोटी। आपको, है ना? तो मैंने वो गाना सुना तो मैं सोचा कि चलती बीट पे एक अपना श्याम जी का गाना भजन करके चलते हैं। तो उस टाइम पे मैंने ये गाना तुरंत लिखा था। अच्छा। कुछ शब्द ठीक ठाक है, कुछ ऐसे हैं, लेकिन मैंने वो गाना में मैंने वो उसको रिकॉर्ड सुनाई दो। हाँ, तो वो आपको मैं सुनाता भी। माइक ले लेते हो। श्याम थारी मोटी मोटी आँखें मारे टक्कर में, मन लागे श्याम धनी तू भी आगो चक्कर में। गोरी की छम छम पाए बजे डीजेल गो नंबर ने, गोरी की छम छम पाए बजे डीजेल गो नंबर ने। श्याम थारी श्याम थारी श्याम थारी मोटी मोटी आँखें मारे टक्कर में, मन लागे श्याम धनी तू भी आगो चक्कर में। तो ये गाना था, अच्छा। बहुत चला। फिर एक दूसरा जो आप लिरिक्स उठाते हो, जैसे भी आपने बताया कि वहां से गाने मेरे को कंपोजिशन मिलते थे हल्की फुल्की, लिरिक्स तो हमने आज तक किसी की नहीं उठाई, नहीं उठाई है, खुद की लिरिक्स लिरिक्स होती है। बिल्कुल। एक दूसरा, आप स्टेज पर भी प्रोग्राम करते हो, तो स्टेज पे गाने में आपको ज्यादा समस्या आती है या फिर स्टूडियो में रिकॉर्ड करने में? शुरू के अंदर तो दोनों जगह आई। अच्छा। जैसे शुरू में नए थे ना, हाँ। तब तो स्टेज पर जाने पर भी थोड़ा सा दिल ऐसा होता था, भाई काफी सारी जनता है, अच्छा। क्या गाएंगे क्या स्टूडियो में तो अकेला आदमी रहता है। हाँ, नहीं स्टूडियो के अंदर भी अकेले नहीं था। जब पहले दूसरी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने जाते थे ना, तो वहां पे तो थोड़ी घबराहट होती थी। अच्छा। अभी जैसे खुद के स्टूडियो होने के बाद में तो खैर अब संपूर्ण तो होता नहीं इंसान कलाकारी में, लेकिन ये है कि वो दिल खुल गया। बिल्कुल। हाँ, गाने का कॉन्फिडेंस आ गया। हाँ, तो शुरू के अंदर जब स्टूडियो में गया मैं, जींद हरियाणा से शुरू करी थी मैंने रिकॉर्डिंग। पहले अपनी पहली स्टूडियो रिकॉर्डिंग वहीं से शुरू करी थी। तो थोड़ी ऐसे घबराहट होती थी जब माइक के पास में गाना शुरू किया। बाद में जैसे धीरे धीरे मतलब हैबिट हो जाती है गाने की। फिर जैसे स्टेज पे गए तो स्टेज पर शुरू में आई थी, काफी सारी जनता थी। अच्छा। बाद में धीरे धीरे दिल खुलता गया। हाँ। तो अभी लगभग आपने कितने गाने बना दिए होंगे? लगभग टोटल अपने सैड और भजन कुल मिला के हो गए कम से कम 1000 के समथिंग हो गए। 1000? हाँ। 1000 गानों में आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है? पसंदीदा गाना तब ये जैसे काफी हो गए वैसे तो, लेकिन जो अपना वायरल गाना पसंदीदा ही है। हाँ, अब वायरल गाना तो मेरा ज्यादा यही था, श्याम थारी मोटी मोटी आँखें। श्याम थारी मोटी। हाँ, फिर बाद में भजनों का दौर, सैड सॉन्ग का दौर आया फिर, जो हमारे फौजी दयाराम ने अपनी कलम द्वारा उसे प्रस्तुत किया। अच्छा। तब मेरा गाना चला था वो हाय मेरी हीरे करगी काना के संग में ब्याह रांझा तो रो तेरा बाग में। वो भी सुना दो, वो भी बड़ा वायरल है। हाँ, वो भी आपके 2 झलक उसके सुना। ज्यादा व्यूज वाला गाना। बिल्कुल बिल्कुल। हीरे हीरे हाय हीरे हाय हीरे हाय मेरी हीरे करगी काना के संग में गावे रांझा तो रोवे तेरा बाग में ये रांझा तो रोवे तेरा बाग में ये। बहुत बढ़िया, शानदार। ये भी शायद आपका इस गाने को कितना मिलियन में व्यूज गया? इसका गया 17 मिलियन। 17 मिलियन। हाँ। मतलब 1,70,00,000 लोगों ने आपका गाना सुना है और हाँ। प्यार दिया अपना। बहुत ही बड़ी, ये आप सभी लोगों का प्यार प्रेम है। बिल्कुल। ऐसा कोई आपका कलाकार जिसने आपने संगीत सीखा हो और उनके साथ कभी काम करने का मौका नहीं मिला और आगे आपको भविष्य में काम करने का मौका मिले, तो ऐसा कौन सा कलाकार है जिसके साथ आप काम करना चाहोगे? देखो, मेरी तमन्ना है हिमेश रेशमिया, अच्छा। जिसको मैं
संगीत की इस दुनिया में अपना एक आइडल मानते हो? आइडल मानता हूँ, और मेरी एक चॉइस भी है उनकी स्टूडियो में गाने की भी, अच्छा। कि भविष्य में मैं वहाँ उनके स्टूडियो में जाके एक गाना गाऊं। तो आपने ये जो टीवी शोज आते हैं, इन पे आपने कभी ट्राई नहीं किया? हाँ, इंडियन आइडल में इंडियन गया था आइडल मैं वगैरह पे? 2009 के अंदर। अच्छा, 2009 में गए थे? हाँ, दिल्ली। दिल्ली में हाँ। ऑडिशन के लिए? जो वो चला था अपना भारत पाकिस्तान वाला, वो चला था एक सीरियल, टीवी के ऊपर शो आया था, हिमेश रेशमिया। अच्छा। उस टाइम मैं गया था ऑडिशन देने के लिए। तो वहां पर क्या था कि एक टाइम पर पहुंचना, जैसे हम लेट हो गए थे बहुत ज्यादा। जैसे जहां पर वो ऑडिशन हो रहा था, वहां एक ऐसी जगह चुन रखी थी उन्होंने, तो वो लोकेशन, आज तो क्या है कि उस जमाने में फोन नहीं थे इतने, 2009 की बात है, तो उस जमाने में इतने फोन नहीं थे कि हम लोकेशन डाल के वहां पहुंच जाए। बिल्कुल। हम तो वहां जैसे किसी को पूछे, रिक्शे वाले को, ऑटो वाले को, बस वाले को, तब वहां पहुंचे, लेट हो गए। लेट होने पर फिर हमारे का जल्दबाजी में ऑडिशन हुआ था, नहीं कोई तैयारी हुई, नहीं अच्छा। कोई, और तो वहां पर ऐसा कोई मतलब वो नहीं हुआ। अच्छा, तो वहां से फिर स्किप हो गया काम ना? हाँ। आपका कोई संगीत के अलावा कोई ऐसा शौक जो कभी तक पूरा नहीं हुआ और अब आगे करना चाहो? संगीत तो आपकी दुनिया है। अब देखो, शौक तो है, बहुत है, लेकिन अब जैसे चुनिंदा शौक कोई? नहीं, ऐसा तो खैर कोई शौक नहीं है, बस यही तमन्ना है कि इस भक्ति में डूबते रहे और संसार सागर भाव से पार बिल्कुल। होते रहे। एक गायक कलाकार होने के नाते आपको किन किन चुनौतियों का सामना ज्यादा करना पड़ता है? जैसे आपने शुरुआत में गाने शुरू किए, तो परिवार भी है, समाज भी है, तो समस्या तो आती हाँ, है। बहुत सारी समस्याएं थी। जैसे शुरू के अंदर मैं गाने लगा था, तो काफी जैसे यार दोस्त भी हैं, घर वाले भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे सबको पता लगा कि ये जैसे गाने गाता है, कुछ ऐसे गाने थे जो लोगों को उनको पसंद आते थे, मेरे पसंद नहीं आते थे। अच्छा। भाई कुछ गायकी ऐसी थी, कुछ उनको हमारे जैसे गाए हुए पसंद नहीं थी, या फिर हम जैसे क्लोज में थे तब उनको अच्छा नहीं लगा होगा कि भाई अपने परिवार का ही है, अपना ही रिश्तेदार है, अपना ही दोस्त है। तो वहां पे कुछ लोग ऐसे कहते थे कि यार के सिस्टम लियो है, तो अपने जो काम कर रहे हो पहले वही करता रहे। चुनौतियों का सामना तो काफी करना पड़ता काफी सारी आलोचना भी लोगों ने की है कि कुछ नहीं गाता है, कुछ नहीं गाना आता है इसको, एक ही तर्जे गाता है, ऐसी चीजें काफी सारी बोली। है। तो आपको लेकिन मैंने वहां घबराया नहीं, चलता तो रहा। आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला कि सबसे चुनौतियों से लड़के फिर आपने शुरुआत करी, आपने छोड़ा नहीं? ये क्या है कि जैसे हमारे गुरुजी थे, और जिन्होंने जिनसे मैंने म्यूजिक सीखा, मेरे गुरुजी है मनीष मुआना जी, जींद से, उनसे मैंने म्यूजिक सीखा था। तो ऐसे कहते थे कि सांवरिया कोई दिक्कत नहीं, जैसा तेरे को आता है अपना उसको बना के चलता रहे, किसी की सुन मत। जैसा तेरे को म्यूजिक आता है वैसा तू अपना बना, किसी की कॉपी मत करना कभी कि भाई उसने फलाने ने ऐसा बनाया है मैं उससे वो नहीं, अपना बनाने की सोच। तो वहां से फिर मेरे को मोटिवेशन गुरुजी से मिला, फिर मैं चलता रहा। वहां से आपका शुरू हो गया फिर? हाँ। तो ऐसा जीवन में कोई ऐसा पल आया है कि आपको लगा हो कि म्यूजिक इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए? कभी कभार आता है ना ऐसा कि ऐसी सिचुएशन आ गई हो आपके सामने कि आपको लगा हो कि अब इसको छोड़ देना चाहिए, बस बहुत हो गया? मतलब क्या है कि मेरी जो सोच है ना, हाँ। एक अलग सोच है, जैसे एक संतवादी सोच। जैसे मैं इन चीजों पे ध्यान नहीं देता हूँ, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। मैं सोचता हूँ जो कुछ मैं कर रहा हूँ ना वही सत्य है। बिल्कुल। हाँ, तो अपने जीवन में, मौसमी वाला सीन है आपका। हाँ, जो अपने जीवन में मैंने जिस चीज को अपने मतलब ढाला है ना, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे लिए यही चीज सत्य है। मैं दूसरों ऐसे परवाह नहीं करता, वो सोचता भी नहीं हूँ किसने क्या कहा, किसने उसने ये कहा, नहीं। अपने मन के ऊपर मतलब विश्वास है, अपने शरीर के ऊपर, अपनी आत्मा पे विश्वास है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। हाँ। ऐसा कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा भावुक पल जिसने आपको सबसे ज्यादा झकझोर दिया हो, परेशान किया हो, मतलब आप एकदम टूट गए हो? काफी सारी पल आई हैं ऐसे तो। जैसे मैंने अभी जैसे दूसरी शादी करी, तब भी ये पल आया मेरे जीवन में कि भाई क्या होगा। दिल सा भी टूटता है जब एक
प्रेम जैसे आदमी से ज्यादा चाहने लग गया, जब वो बिछोड़ने के कगार पर आता है तो मतलब दिल में ऐसे आया कि यार क्या होगा। सबके साथ होता है ये। हाँ जिसको प्रेम दिल से चाहो और वो ना मिले तो फिर प्यार ही क्या हो। बिल्कुल सही बात है। ऐसा कोई कलाकार हो जिसने आपने उसका मार्गदर्शन किया हो और वो आज अच्छा नाम कमा रहा हो और अच्छा काम कर रहा हो? मतलब क्या था कि मैंने ज्यादातर जो गाने की शुरुआत जो सोच रखी थी ना, बॉलीवुड के सिंगरों से, जैसे कुमार सानू और अपने जैसे अलका याग्निक जी है, सोनू निगम जी है, फिर अपने मैंने ज्यादा प्रेरणा मैंने वहां से शुरू से बचपन से वही थे पहले। हाँ। राजस्थान में कोई कलाकार था ही नहीं। राजस्थान में कलाकार कौन थे? जो हमारे जो बहुत ही मतलब सुपर स्टार जो भी मैंने आपको नाम बनाए गिनाए हैं, जैसे हमारे नाथू सिंह जी, भगवान साई जी हैं, और अपने गोपी चंद जी हैं, राजेंद्र राव जी हैं, यही थे गिने चुने कलाकार। उसके बाद में जैसे धीरे धीरे आए तो प्रेरणा तो मैंने पहले ले चुके थे इनसे, बॉलीवुड से, जैसे कुमार सानू जैसे उनके गाने सुनते थे, फिर जैसे राजस्थान के कल्चर में हमने फिर इनके भजन सुने, तो वहीं से प्रेरणा फिर मिलना शुरू हो गई थी। वहीं से क्या? हाँ। बॉलीवुड में आपका सबसे पसंदीदा सिंगर कौन है? मेरा पसंद है कुमार सानू। कुमार सानू है। कौन सा गाना सबसे बढ़िया लगता है उनका? उनका गाना तो वे मेरे इतना मतलब दिमाग से निकल रहा है, काफी सारे उनके गाने मैंने सुने थे, लेकिन अब क्या है कि जैसे हम राजस्थानी इंडस्ट्री में आने के बाद में ना, उनको जैसे बहुत मतलब दूर हो गए दुनिया, जैसे खुद की दुनिया की क्या थी, जैसे अभी इनमें आ गए ना, तो वो हो गया। ऐसा कोई लक्ष्य बनाया आपने कि मेरे को म्यूजिक इंडस्ट्री में ये करना है? ऐसा कौन सा लक्ष्य है कि जो आपने अभी तक पूरा नहीं किया और उसको पूरा करना चाहते हो? मतलब मैं भक्ति के रूप में, यानी कि जैसे एक संदेश होगा कि मैं जैसे जीवन में एक भक्ति रूप भजनों को संसार में मतलब सुना के सभी को एक ज्ञान की बातें, एक नई रूपरेखा, एक नया निर्देश है, जैसे युवा जनरेशन भाई बंधु है, इनको भी एक अच्छी प्रेरणा मिले। मेरी ये सोच है कि मैं ऐसी चीज गाऊं कि मार्केट के अंदर उसकी छवि मतलब ऊंचाई तक जाए और उसकी कोई आलोचना नहीं करे। गाने भी ऐसे ही होने चाहिए, जैसे हमारे भजन है सैड सॉन्ग। अब सैड सॉन्ग तो क्या है कि सैड सॉन्ग सदाबहार है, बॉलीवुड से चलती आ रही है प्रथा, इनमें कोई ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया है। जैसे अभी देखो अपन सुनते हैं, जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में है ना, कितनी फोड़ता आती बहुत ज्यादा है ना, वो एक परिवार के साथ में नहीं बैठ सकते, उनको सुन भी नहीं सकते। हरियाणवी गानों में भी आए, बिल्कुल हरियाणवी गानों में। अब तो मान लो दौर थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया हरियाणवी, लेकिन ये गन कल्चर वाले जो से गाने आए, इनसे भी थोड़ा हाँ हमारे जैसे युवा जनरेशन उन पर फर्क पड़ा है। बिल्कुल पड़ा, उसमें माइंडसेट अलग हो जाता है। कुछ गाने हमारे राजस्थान में दिए हैं लोगों ने, कलाकारों ने, जो एक संस्कृति के खिलाफ है, जैसे आजकल की जनरेशन वो थोड़ी थोड़ी उनके ऊपर ध्यान गया है उनका। तो मेरी सोच ये है कि हम कुछ ऐसा लेकर आए ताकि उनका ध्यान उन चीजों के अंदर जाए, वो उनको जानकारी होगी, हाँ ये चीज मतलब एक सांस्कृतिक चीज है। तो इन जो छोटे छोटे कलाकार आ रहे हैं आजकल, जो आप बता रहे हो कि फोड़ता फैला रहे हैं, गैंगस्टर वाले गाने बना रहे हैं, इनको कोई खास संदेश देना चाहते हो आप? तो ये तो उनकी सोच है, क्या करना चाहिए उनको? हाँ मतलब ये तो उनकी सोच है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये होगा कि वो गाने के लिए काफी सारी चीजें हैं, वो भी गा सकते हैं, लेकिन उनकी भावना क्या होगी कि हमारे को आजकल की जनरेशन सुन रही है तो हम इनको सुनाएं, मतलब उनकी यहां तक सोच है। या तो उनको पूर्ण संपूर्ण गुरु नहीं मिला, और ये जितने भी जो गाने वाले जो फोड़ता शब्दों को प्रयोग, मेरे को लगता है कि इनका सच्चा गुरु नहीं है। ये कमी है कहीं। हाँ ये सत्य है इस बात को लेकर आप, क्योंकि जो ये अभद्र शब्दों का जितने भी गाने कल्चर लेकर आए हैं ना, ये वो है बिगर गुरु के चेले। ऐसा तो नहीं है कि ये लोग टीआरपी के लिए काम करते हो, फेम के लिए काम करते हो, नाम कमाने के लिए काम करते हो? यही तो बचा है उनके पास यही रह गया अभी। टीआरपी लोग सोचते हैं कि भाई मैं ज्यादा वायरल होगा, हाँ वायरल होने के लिए। हाँ आजकल बढ़िया चल रहा है सोशल मीडिया पर, क्या मतलब है, नग्नता फैला दो, सोशल मीडिया में पॉपुलर हो जाएंगे, ट्रेंडिंग में आ जाएंगे, ट्रेंडिंग में आ जाएंगे। सच्चे गुरु का चेला होगा ना, वो फोड़ता भद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करता। हाँ बहुत सारी चीजें हैं जो रिझाने के लिए गाई जाती है, गाओ आप। कुछ ऐसी चीजें बहुत सारी है प्रकृति ने दे रखी है कि अपने किसी को रिझाने के लिए अच्छी अच्छी चीज गा के भी रिझा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम एक फोड़ता